हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप्स हो कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी हमारी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का ये एक टॉपिक है। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में जो है ये थर्ड जो है इसका पार्ट है। हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसके जो बाकी के टॉपिक्स थे उसको कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हिमालयास को कवर किया था, जिसको हम लोगों ने काफी अच्छे से समझा था। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डेजर्ट, इंडिया का डेजर्ट और बहुत सारे पार्ट्स को जो है नदर्न प्लेन को कवर किया था। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लेट्यू वाला जो पार्ट था वो मैंने छोड़ दिया था, वो इसलिए कि ये एक बहुत मेन मतलब हमारे इंडिया का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है। तो हम लोग इसको बहुत आराम से बैठकर अलग से टॉपिक में हम इसको समझेंगे। और ये जितना पानी पानी वाला टॉपिक है वो हम लोगों ने आइलैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू वो आज हम लोग इसमें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले नहीं देखे हैं वो वाले पार्ट्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। ओके, या फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जा सकते हैं। वहां पे आपको सारी वीडियोस जितनी 8th 7th साइंस की, सोशल साइंस की, वहां आपको सारी अच्छे से मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू The peninsular plateau is a table land composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock। यानी अब देखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो टेबल लैंड कंपोज है। अब टेबल लैंड कंपोज का क्या मतलब? हम सभी तो ये जानते हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब वो तो देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू को समझिए। पेनिनसुला ये दो वर्ड्स को मिला के बना है। सॉरी, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुला और प्लस प्लेट्यू। तो पेनिनसुला किसको कहते हैं? पेनिनसुला वैसी लैंड को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से ढकी हो। जैसे ये हमारा इंडिया है, ये तीन तरफ से पानी से ढका है, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुला। और प्लेट्यू किसको बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं पठार को, यानी जो थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल भी पहाड़ ना हो बल्कि थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ जो होता है, पठारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी ये पेनिनसुला भी है, तीन तरफ से पानी से ढका हुआ भी है, और प्लेट्यू भी है, पठारी भी है, यानी थोड़ा सा उठा हुआ भी है। अब ये कहा जा रहा है कि टेबल लैंड कंपोज्ड है। अब देखिए, ये थोड़ा उठा हुआ तो है, जैसे ये मेन लैंड है, ये मेन लैंड है, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये मेन लैंड है। अब ये उठा हुआ है, लेकिन ऊपर से क्या है? टेबल लैंड है। टेबल लैंड मतलब जैसे आपकी टेबल है जिसपे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वो क्या है? जमीन से उठी हुई तो है, लेकिन ऊपर से कैसी है? ऐसी है, मतलब थोड़ी सी सपाट है, जिसपे आप अपनी लैपटॉप, अपना मोबाइल, किताबें रखे पढ़ रहे हैं। पहाड़ों की तरह क्या है? चोटी वाली नहीं है, पीक वाली नहीं है। और नहीं आपकी टेबल ऐसी हो सकती है जिसपे अगर आप यहाँ पे रख के पढ़ना चाहें किनारे पे, तो आप नहीं रख सकते। तो इसीलिए टेबल लैंड फॉर्म है, जो कि बहुत पुरानी क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक, यानी जो लावा से बने हुए रॉक्स होते हैं उनसे बनी हुई, और मेटामॉर्फिक रॉक यानी वैसे रॉक्स जो जिन्होंने मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत हीट सहा हो, वैसे रॉक से ये बनी हुई। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass। और ये जो बना है ये ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग, अब ब्रेकिंग भी ड्रिफ्टिंग भी, यानी जब ब्रेक हुआ था, जो हम लोगों ने देखा था कि हमारी अर्थ जो है पहले दो हिस्सों में बटी हुई थी, नीचे गोंडवाना लैंड और ऊपर अंगारा लैंड। तो जब गोंडवाना लैंड टूटी, उसकी ब्रेकिंग से वो ड्रिफ्ट भी कर रहा था ना, जो हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो जाके यूरेशियन प्लेट से जो टकराया था, तो वो ड्रिफ्ट भी कर रहा था साथ में। तो ये गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण बना है, जो इसको जो है ओल्डेस्ट लैंडमास बनाता है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। प्लेट्यू जो है बहुत चौड़ा सा है, मतलब ब्रॉड है, यहाँ पे शैलो वैलीज है, राउंडेड हिल यानी गोल गोल हिल है, मतलब गोल गोल मतलब ज्यादा नुकीला हिल्स नहीं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पिक्चर लगाई है। राउंडेड हिल है, बहुत ज्यादा हिमालय की तरह हिल नहीं है। ओके, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन नेमली। अब आप पेनिनसुलर प्लेट्यू तो हमारे इंडिया में काफी बड़ा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो आप इसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड को। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of Malwa Plateau, is known as the Central Highland। यानी प्लेट्यू का वो पार्ट जो कि नर्मदा रिवर के किस में है? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, और
जिसने मालवा प्लेट्यू का बहुत सारा हिस्सा जो है कवर कर रखा है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये हम लोगों ने ये जो पूरा जो हमारा क्या कौन सा प्लेट्यू वाला पार्ट था उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर सेंट्रल हाईलैंड, नीचे डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू को कहा जा रहा है कि वो नर्मदा रिवर के किस में है, नर्मदा रिवर के साउथ में है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। ये देखिए आप इस वाली इसमें देखिए नर्मदा रिवर जा रही, इसके नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में वो है, सॉरी इसके नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड है जिसने मालवा प्लेट्यू जो कि यहाँ पे है, मालवा प्लेट्यू के मेजर पार्ट को जो है उसने कवर कर रखा है। ओके, तो ये पहली निशानी हुई किसकी, सेंट्रल हाईलैंड की। अब और इसकी हम लोग जो है सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। The Vindhya ranges is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest। यानी अब इसके और सिग्निफिकेंस सेंट्रल हाईलैंड को आप किस तरह पहचानेंगे कि इसके जो इसके नॉर्थ वेस्ट में इसके क्या है, अरावली रेंजेस है, और इसके साउथ वेस्ट में क्या है, इसके विंध्या रेंजेस है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे इस जगह इसके नॉर्थ वेस्ट में विंध्या रेंजेस है और साथ ही सतपुड़ा रेंजेस है, सतपुड़ा रेंजेस की श्रृंखला है, और इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है। ये वाली अरावली हिल्स है, यहाँ विंध्या रेंजेस है और यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस है, और ये पूरा हिस्सा इस जगह पे मालवा प्लेट्यू है, और ये पूरा हिस्सा किस में आता है, सेंट्रल हाईलैंड में आता है। ओके, सेंट्रल हाईलैंड में ये पूरा एरिया कवर करता है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। अच्छा, जो इसका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो ग्रेजुअली मिक्स है, सैंडी और रॉकी लैंड वाला, मतलब सैंडी और रॉकी वहाँ की सॉइल जो है वो मर्ज्ड है, जो कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जैसे हम इसके अगर हम इसका नॉर्थ वाला अगर हम एक्सटेंशन देखें तो जहाँ ये अरावली हिल थी, नॉर्थ वेस्ट वाला अगर हम एक्सटेंशन देखें तो अरावली हिल्स थी, उसके उधर क्या है, थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट है तो ऑब्वियसली वहां की रेंट कैसी होगी, सैंडी और रॉकी होगी। ओके, द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा, द कैनिस फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यानी जो इन जो रेंजेस इससे फ्लो करती हैं वो कौन कौन सी रेंजेस है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ये सारी नदियां साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये सारी बहती हैं। दिस दस इंडिकेटिंग द स्लोप, और ये सारी इंडिकेटिंग करती हैं स्लोप को। अब देखिए ये इस बात को समझिए, जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू है वो थोड़ा सा क्या है, वो टिल्टेड है, यानी थोड़ा सा ऐसा है। अब टिल्टेड मतलब ये जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू का वो हिस्सा जो है ये थोड़ा सा इधर से ऊपर से उठा हुआ है और इधर से थोड़ा झुका। टिल्टेड मतलब अब ऐसा नहीं कि इंडिया ऐसे टिल्टेड है, नहीं, मतलब ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है। इसलिए जो जितनी नदियां हैं वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ये सारी, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये सारी बहती हैं। जितनी नदियां यहाँ से चंबल, बेतवा, जितनी नदियां निकलती हैं, तो ये स्लोप के कारण यहाँ पे कैसा स्लोप है, जेंटली स्लोप है यहाँ पे, इसकी वजह से सारी नदियां जो इधर से निकलती हैं वो सारी इधर जाके यहाँ बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती हैं। तो यही वजह है कि इधर से निकलने वाली सारी नदियां इधर ड्रेन हो जाती हैं। तो ये इसकी क्या था, मेन रीजन था कि ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो वेस्ट से जो है वो थोड़ा क्या है, उठा हुआ है और ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, स्लोप है ईस्ट की तरफ। ओके, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन इज द बुंदेलखंड एंड बंगेलखंड। जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, सेंट्रल हाईलैंड का, उसको जो लोकली नेम है उसके बुंदेलखंड और बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है उनको। अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ जाइए, देखिए बुंदेलखंड है, यानी इस ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें जो है ये पूरा हिस्सा मतलब आता है। यहाँ पे झांसी वगैरह भी लगती है, झांसी से आपको बुंदेलखंड याद आएगा। आप लोगों ने स्कूल में एक पोयम सुनी होगी, पढ़ी होगी अपने बचपन में, के बुंदेलो हर बोलो के मुंह
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, यानी बुंदेलखंड, यानी यही ये बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों को ही बुंदेल कहा जाता है। तो यहाँ से झांसी वगैरह का एरिया लगता है। तो इसके क्या है, बुंदेलखंड, बंगेलखंड, इसको लोकली नाम से इस प्लेट्यू को जाना जाता है। हर चीज का मतलब लोकली नाम भी होता है, जैसे हिमालय के भी नेपाल में उसको अलग नाम से जाना जाता है। मतलब सबके सारे रीजन्स के लोकल नेम्स भी होते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग अपनी लैंग्वेज में उनको बुलाते हैं। ओके, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अच्छा, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक जो है ये पूरा ऐसे पूरा फैला हुआ, ये इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। आप लोग यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक ये पूरा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड जो है ये ऐसे पूरा फैला हुआ है। ओके, होप सो कि आप लोगों को सेंट्रल हाईलैंड समझ में आ गई होगी, इसकी लोकेशन भी। अब हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू, यानी हम लोगों ने जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू था उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। तो हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि मालवा जो इसके नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री है उसमें क्या है, अरावली हिल्स है, इसके साउथ में विंध्या हिल्स है, सतपुरा है, जिनके बीच में से नर्मदा रिवर गुजर रही है, और इसने मालवा प्लेट्यू को कवर कर रखा है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये पूरा इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, और बीच में ये क्या है, इसके बुंदेलखंड वगैरह इसके रीजनली नेम है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो जो है रिवर नर्मदा के साउथ में है। अगर आप देखें रिवर नर्मदा के साउथ में है, और जो ये पूरा मतलब असल तो यही है, अगर आप देखें तो असल पेनिनसुला यही है, जो पूरा ट्रायंगुलर शेप जो है रिवर नर्मदा के साउथ में, ये पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। ओके, डेक्कन प्लेट्यू है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ। तो देखिए छोटा नागपुर, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें तो छोटा नागपुर जो वो सेंट्रल हाईलैंड जो था उसका उसके जो साउथ बाउंड्री थी वो कौन सी थी, सतपुरा हिल्स। तो इसी डेक्कन प्लेट्यू उसके नीचे है, तो डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्थ बाउंड्री वो क्या होगी, वो होगी क्या होगी, वो सतपुरा हिल्स होंगे वो। ओके, तो ये नर्मदा रिवर आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये नर्मदा रिवर बेसिकली इनको बीच से डिवाइड करती है। नर्मदा रिवर इनकी क्या हो जाती है, बाउंड्री बन जाती है। ओके, Satpura flanks its border in the north, while the Mahadev, the Kemu hills and the Mekal ranges from its eastern extension। यानी ये कुछ हिल्स हैं जो कि इसके पूरे ईस्ट में जो है फैले हुए हैं, ईस्टर्न एक्सटेंशन में ये पूरे इसके फैले हुए हैं। यहाँ पे ये हिल्स है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हिल्स है जो इसके ईस्ट साइड में जो है फैले हुए हैं। ओके, लोकेट दिस हिल्स रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। देखिए अब यहाँ पे आपको एक गूगल होमवर्क दिया गया, आप लोग इसको जरूर से लोकेट कीजिएगा। इससे मैं आपको कहती हूँ ना, जब आप मैप देखेंगे तो आप लोगों को आसपास की चीजें देखने को मिलेंगी, आपको रिवर्स जाती हुई दिखेंगे, आपको हिल्स दिखेंगे। तो इस तरह क्या होता है, आपके और ज्यादा नॉलेज में इनहेंस होता है, और वो पिक्चर जो है आपके दिमाग में बैठ जाती है, और उससे आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और इस तरह आपको याद करना, और जब आपको फिजिकल मैप हाथ में दिया जाएगा तो उस टाइम लोकेट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इस होमवर्क को जरूर कीजिएगा। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हायर है वेस्ट से। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था कि जो प्लेट्यू है हमारा वो थोड़ा सा क्या है, उठा हुआ है, वेस्ट की साइड में ऐसे उठा हुआ है और ईस्ट की साइड में ऐसे थोड़ा झुका हुआ है, इस टाइप का है। तो जिसकी वजह से जितनी नदियां इधर से निकलती हैं वो सारी इधर बह जाती हैं, सिवाय नर्मदा को छोड़ के। नर्मदा इधर से इधर बहती है। वो क्यों बहती है, क्योंकि वो जो है वो रिफ्ट में बहती है। रिफ्ट क्या है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, आई थिंक किया या नहीं किया, तो रिफ्ट में आपको बता देती हूँ। जो दो पहाड़ों के बीच में जो ये वैली होती है ना, तो इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। तो ये पहाड़ों के बीच से बहती है, इसलिए ये जो है सिवाय इस नदी के सारी नदियां चेनाब, बेतवा, केन, ये सारी किस तरफ बहती हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह जाती हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू, यही वजह है कि डेक्कन प्लेट्यू उठा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे स्लोप है, इसी वजह से ये ईस्टवर्ड की तरफ सारी नदियां बह जाती हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट
अच्छा, इसका एक्सटेंशन जो है नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत विजिबल है, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चचार हिल्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही नॉलेज वाली बात बताई जा रही है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये थोड़ा सा ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये मेघालय प्लेट्यू, ये बीच में जो जितनी ये सारी गंगा, ये सारी नदियां यहाँ पे आके जब ये ड्रेन हो जाती है ना बंगाल की खाड़ी में, इसकी वजह से कहा जाता है कि यहाँ के पूरे प्लेट्यू को इन्होंने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए इसका थोड़ा सा हिल जिसमें गारो हिल्स, खास हिल्स, जंतिया हिल्स, ये सारे, अच्छा ये हिल्स जो, सॉरी हम हिल्स पे पहुंच गए, ये सारे प्लेट्यू जो है इसलिए इसका थोड़ा सा हिस्सा भी डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी पाया जाता है। तो वो हिल्स जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इट इज separated apart from the Chotanagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, Khasi, Jaintia hills. जो मैंने अभी आप लोगों को हिल्स दिखाई है, 3 prominent ranges है, वेस्ट टू ईस्ट तक के फैले हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो डेक्कन प्लेट्यू का जो पठार है वो। ओके, तो अब देखिए डेक्कन प्लेट्यू के, अगर आप डेक्कन प्लेट्यू को देखें, जो हमारा पूरा प्लेट्यू वाला पार्ट है इंडिया का, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे जो है प्लेट्यू के साथ साथ हमने जो घाट्स देखे थे, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है चैप्टर के शुरू में, वो भी है यहाँ पर। तो अभी हम लोग प्लेट्यू के साथ साथ इन घाट्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम घाट्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। The western Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. कि देखिए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के एजेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू दी वेस्टर्न कोस्ट, ऑब्वियसली कि वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस। बच्चों जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा क्या है, कंटिन्यूअस है। पूरी वेस्टर्न घाट्स जो है वो पूरी वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों घाट्स के हैं। वेस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूअस है, आप उनको जो है सिर्फ जो पासेस हैं उनके थ्रू ही इनको पास कर सकते हैं, इनको क्रॉस कर सकते हैं, या फिर आप पहाड़ के आर पार मतलब ऊपर चढ़कर जाइए। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं हम। लोकेट द थाल, घोर एंड फाल घाट्स इन फिजिकल मैप। देखिए यहाँ फिर आपको गूगल होमवर्क दिया गया है कि आप इन ये जो वेस्टर्न घाट्स के रीजनली भी नेम होते हैं इन सबके, तो आप इन चारों घाट्स को जो है अपने फिजिकल मैप में ढूंढिए। और ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आप मैप को देखते हैं तो इस तरह जो है क्या होता है, आपकी नॉलेज में इनहेंस होता है और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी होती हैं। तो चलिए देखिए वेस्टर्न घाट्स। अब जो हम लोग प्लेट्यू अभी जो हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू जो पढ़ रहे थे, देखिए उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा एक बहुत मेन टॉपिक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से आपसे जो है बहुत सारे, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसी तरह इसमें घाट्स भी आते हैं। तो घाट्स के बारे में आपसे अगर डेप्थ में क्वेश्चन कर लिया जाए तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को अलग अलग कीजिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो पूरा पैराग्राफ था उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए ताकि अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप इस तरह का आंसर लिखेंगे तो ये आंसर में जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, आपके आंसर में वेटेज भी होगा एंड इम्प्रेसिव आंसर होगा, और ये आपके आंसर के लिए मटेरियल भी हो जाएगा आपके पास। तो चलिए हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया है, क्योंकि दोनों तरफ से ही जो प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसके दोनों तरफ ही घाट से, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, और नीचे जाके दोनों इस तरह से मिल भी जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को, जल्दी जल्दी से इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स। के वेस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में वो क्या है, ऊंचे हैं। ऊंचे मतलब कितने ऊंचे, हिमालय के बराबर नहीं, उनसे थोड़े ऊंचे, लेकिन ईस्टर्न के कंपैरिजन में ऊंचे पहाड़ है वहां पर, और उनकी जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1600 मीटर तक है, एज अगेंस्ट 60 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स के जो एवरेज ऊंचाई है वो कितनी है, 600 मीटर है। ओके, द वेस्टर्न घाट्स कोज orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the घाट्स। देखिए अभी क्या है, orographic rain क्या है, अब इसको समझिए, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए जैसे ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर पहाड़ है, तो यहाँ से जो अरेबियन सी से जो मॉनसून चलता है,
तो वो क्या होता है, इन पहाड़ों से जाकर टकराता है। इन पहाड़ों से टकराने की वजह से जो बहुत सारी विंड जिसमें मॉइस्ट होता है, वाटर होता है, पूरी भरी होती है, तो वो उससे टकराकर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कर देती है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है यहाँ ओरोग्राफिक बारिश होती है। ईस्टर्न जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो तो है ही, मोस्ट रेनी एरियाज तो वो है ही, साथ में हमारे वेस्टर्न घाट्स जो है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, ओरोग्राफिक रेन। और फिर ये आगे चली जाती है। उसके बाद जब तो इस तरह क्या होता है कि यहाँ ईस्टर्न घाट्स में तो कम हुई, तो ईस्टर्न घाट्स में बारिश कैसे होती है, तो जब यही मानसून जो है ये पलट कर आता है तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स में भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। ओके, द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स। तो जो ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल तक फैला हुआ है। महानदी वैली यहाँ पर है, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ नीलगिरी हिल तक ये फैला हुआ है, इसका स्ट्रेच है ईस्टर्न घाट का। ओके, and third, the western ghats are known by different local names. The height of the western ghat progressively increases from the north to south. जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे कुछ घाट्स के नाम पढ़े थे, तो वो क्या होता है, वहाँ के लोकल नेम्स होते हैं। वहाँ के लोकल लोग जो है, जैसे नेपाल को भी जैसे नेपाल को कह रही हूँ, हिमालय को भी नेपाल में जो है अलग नेम से जाना जाता है। तो इसी तरह जो घाट्स होते हैं उनके भी लोकल नेम्स होते हैं। तो इसी तरह आपसे कहा गया, जैसे मैंने अभी कहा कि आप फिजिकल मैप पे जो है उसको जरूर ढूंढिएगा। तो और कहा जा रहा है कि वेस्टर्न घाट्स के जो पहाड़ हैं उनकी जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती जाती है। यानी कि ये इंडिया है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे छोटे हैं, फिर थोड़े बड़े हैं, फिर बड़े हैं, फिर बड़े, यानी आगे जो है साउथ की तरफ इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाती है। ओके, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनामुदी 2695 meters and the डोडा बेटा 2637 meters। देखिए अनामुदी यानी कि वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनामुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर्स। तो देखिए इसको ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ओके, तो अब थोड़ा सा ईस्टर्न घाट को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इर्रेगुलर dissected by rivers draining into the Bay of Bengal। जो वेस्टर्न घाट है वो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल ही क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो कैसी है, सॉरी थोड़ा पीछे चलते हैं हम। ईस्टर्न घाट वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस अगर हम देखें ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट को अगर हम देखें, थोड़ा सा इन सबको मिटा देते हैं, यानी जिस तरह के वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो पूरी कैसी थी, कंटिन्यूअस है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूअस है। वो किस वजह से, क्योंकि रिवर्स जो है यहाँ पे आके अपनी यहाँ पे जो है उसमें बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। कौन सी रिवर्स, जो साउथ वेस्ट से जो वेस्ट से जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रही थी। वो क्यों बह रही थी, क्योंकि वेस्ट से जो है ये जो हमारा प्लेट्यू है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे स्लोप है, स्लोप की वजह से सारी नदियां इस तरफ ईस्ट की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ड्रेन हो जाती है। और ये जो है नदी यहाँ पर छोटे छोटे डेल्टा भी बनाती है। डेल्टा किसको कहते हैं, जब नदियां ऐसे ऐसे करके फैल जाती हैं, कई मतलब अपने उसमें फैल जाती है, तो ये क्या बनाती है, नदियां डेल्टा भी बनाती हैं। ओके, महेंद्रगिरी is the highest peak in the eastern Ghats। अब ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है क्या है, महेंद्रगिरी। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, तो और इसकी आप ऊंचाई देखिए 1501 मीटर, जो कि अनामदी से हाफ ही है। शेवरॉय हिल्स एंड दी जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। अब ये कुछ वहाँ के प्रोमिनेंट हिल्स हैं। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदागा मंडलम, पॉपुलर नोन बाय ओटी और कोडी कनल। ये आपको जो है लोकेट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे से आप लोगों को जो है क्या दिए गए हैं, गूगल होमवर्क दिए गए हैं, जो आप लोगों को करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके,
वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल आर नोन एज डेक्कन ट्रेट। अच्छा, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसकी एक जो मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर है वो ये है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसको डेक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। जो पूरा ये ऐसा वाला एरिया है ना, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल क्यों पाई जाती है, तो कनेक्ट करिए इसको। यस, किसकी वजह से पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पे इग्नियस रॉक पाए जाते हैं। यहाँ पर वोल्केनोस जो जिनका लावा बह बह के यहाँ मिट्टी के रूप में जम गया है एक दूसरे के ऊपर, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक आर इग्नियस। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये वोल्केनिक ओरिजिन है, जिसकी वजह से यहाँ की रॉक्स जो है वो इग्नियस। Actually, these rocks have denuded over time and responsible for the formation of black soil. मतलब ये बहुत सालों से जो है ये जमा होती हुई आई, जिसकी वजह से ये यहाँ की जो रॉक्स है जो है वो ब्लैक सॉइल, यहाँ की मिट्टी जो है वो ब्लैक सॉइल के रूप में दिखाई देती है। The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margin of peninsular plateau. जैसे कि हमने देखा कि अरावली हिल्स जो है, जो कि हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू को पूरे को दो भागों में बांटा था हम लोगों ने। तो इसके सबसे जो हमने सेंट्रल हाईलैंड्स देखे थे, उसके सबसे जो उसका नॉर्थ वेस्ट मार्जिन था वो कौन से था, अरावली हिल्स था। तो अरावली हिल्स पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्ट मार्जिन है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली इरोडेड हिल्स और ब्रोकन हिल्स पाए जाते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ये गुजरात टू दिल्ली मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है। तो इसी के साथ होता है हमारा क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू का टॉपिक कंप्लीट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही कुछ समझने के लिए था इसके अंदर। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द आइलैंड। You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has two groups of islands. Can you identify these islands? ग्रुप के आप जैसे कि हम शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे इंडिया का जो है बहुत बड़ा वास्ट मेनलैंड है, उसमें डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर हैं। हमारी कंट्री में दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। क्या आप उनको पहचान सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, कोई भी बच्चा 6th क्लास का बच्चा, कोई भी आई थिंक 1st क्लास का बच्चा भी पहचान लेगा अगर उसको बताया जाए। हम लोग सभी जानते हैं हमारे पास एक ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में दो आइलैंड ग्रुप हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोगों ने पेनिनसुला पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा। तो पेनिनसुला हमने क्या पढ़ा, वो लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला। अब आइलैंड, अब उस लैंड को बताइए क्या कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कहते हैं। यस, आइलैंड कहते हैं उसको। तो हमारे पास कितने आइलैंड है? हमारे पास 2 आइलैंड है, जो कि एक ईस्ट में है दूसरा वेस्ट में है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे वेस्ट के आइलैंड को, लक्षद्वीप को। तो चलिए थोड़ा सा है, बहुत थोड़े से 2 इंट्रोडक्शन दिए गए हैं दोनों आइलैंड्स की। जल्दी से पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। जो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला था, यहाँ पे जो है ये आइलैंड पड़ता है लक्षद्वीप। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये बहुत छोटे छोटे से कोरल आइलैंड्स के कंपोजिशन से ये पूरा आइलैंड बना है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी। पहले जो है ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीवी के नाम से जाना जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप दिया गया। देखिए, है तो बहुत सिंपल सी लाइन, लेकिन याद करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं आपसे उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा एरिया कवर करते हैं। देखिए, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में भी डिस्कस किया था कावारत्ती को। तो ये इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। दिस आइलैंड ग्रुप हैव ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फाउना। यहाँ पे बहुत फ्लोरा फाउना, बहुत हरियाली वरियाली देखने को मिलती है। द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। तो ये था क्या, लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि हमारे इंडिया के कहाँ है, वेस्ट में लोकेट करता है। केरल के मालाबार कोस्ट ऑफ केरल के पास ये
है। ओके, तो ये था लक्षद्वीप, जो कि हम लोग अगर हम लोग मैप में देखें तो यहाँ पे हम लोग लक्षद्वीप देखे, यहाँ पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, सारे नाम से यहाँ पे दिया गया है। इसके यहाँ पर मालदीव है जहाँ सब वेकेशन में आजकल जा रहे हैं और जाते भी हैं। अगर आप लोग भी गए हैं तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अब नाउ यू सी द elongated chain of the island located in the Bay of Bengal extending from the north to south। अब हम जो है एक elongated बोलते हैं बच्चों छितरी हुई चेन, यानी मतलब जो एक समान नहीं बल्कि थोड़े थोड़े, जैसे अगर आप वेस्ट में ईस्ट में अगर आप उसको देखें अंडमान निकोबार आइलैंड को, तो वो जो है क्या है, ऐसे एक साथ मिला हुआ नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे है। तो एक चेन है आइलैंड की बे ऑफ बंगाल में, जो कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो फैली हुई, ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है। ओके, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड से। दे आर बिगर इन साइज एंड आर न्यूमरियस एंड स्केटर्ड, वो जो है मतलब बिगर है साइज में इसके कंपैरिजन में, लक्षद्वीप के कंपैरिजन में, और वो छितरे हुए, स्केटर्ड मतलब छितरे हुए, और ये कई सारे न्यूमरियस हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरी, दोनों जो है इस पूरे आइलैंड को जो है दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ, अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है और यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। ओके, निकोबार इन द साउथ। इट इज बिलीव दैट दिस आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, के मतलब ऐसा बिलीव है कि ये एलिवेटेड पोर्शंस हैं, सबमरीन माउंटेन्स, जो समुद्रों के नीचे जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उनका एलिवेशन पोर्शन है। दिस आइलैंड्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, यानी ये हमारी कंट्री के लिए इनकी बहुत ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू, यहाँ पर भी लक्षद्वीप की तरह बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता है। दिस आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे ये जो आइलैंड है ये इक्वेटर के करीब है, जो हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेटर किसको बोलते हैं, जल्दी से रिकॉल कीजिए। यस, वो लाइन जो, वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को जो है किसमें, दो भागों में डिवाइड करती है, 0 डिग्री पर दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ओके, तो ये इक्वेटर के करीब है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी पाया जाता है, यहाँ पर थिक फॉरेस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक डू यू नो दिया गया है कि क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन फाउंड ऑन बेरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। देखिए, डू यू नो से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि इंडिया की सिर्फ एकमात्र वोल्केनो जो एक्टिव वोल्केनो है वो पाया जाता है बेरन आइलैंड में, जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का हिस्सा है। तो इसी के साथ बच्चों ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ साथ हमारा आइलैंड वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, यानी हमारा पूरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और होप्स हो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब लास्ट में कुछ बातें कही गई हैं, आखिर में आपकी बुक में लिखी हुई हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। A detailed account of different physiographic units highlight the unique feature of each region। कि जैसे हम लोगों ने डिफरेंट फिजियोग्राफिक पढ़ी, माउंटेन्स पढ़ा, प्लेन्स पढ़ा, डेजर्ट पढ़ा, प्लेट्यू पढ़ा, सबकी एक यूनिक जो है सबके फीचर्स हैं। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। के इसी तरह ये बात सही है कि जो डिफरेंट जो ये हमारे फिजियोग्राफिक फीचर हैं ये हमारी कंट्री को रिचर बनाते हैं, नेचुरली रिचर बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से। अब किस तरह, द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड द फॉरेस्ट वेल्थ। माउंटेन्स जो कि हिमालय के रूप में हमारे पास है, कि ये वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का ये मेजर ये हमारे पास सोर्स है। द नदर्न प्लेन आर द ग्रेनरीज ऑफ द country, they provide the base for early civilization. The plateau is a storehouse of mineral which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal region and island group provide sites for fishing and port activities। यानी हर फीचर का अपना एक यूनिक महत्व है और हमें हर चीज से हम नेचुरली ब्लेस्ड हैं। देखिए बच्चों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, हर तरीके से डाइवर्सिटी है। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक इंडिया को देखें तो हर तरीके से इंडिया डाइवर्स है, फिजिकली फीचर के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से,
तो जिस तरह ये हमारे फिजिकली फीचर के हिसाब से भी डाइवर्स है, लेकिन हम क्या है पूरी कंट्री के एक बॉर्डर से हमसे भी बंधे हुए हैं, चाहे इसके अंदर पहाड़ हो, इसके अंदर पठार हो, इसके अंदर डेजर्ट हो, इसके अंदर जो है प्लेन्स हो, सब जो है एक बॉर्डर से बंधे हुए हैं। यानी कुदरत ने हमें क्या किया है, एक धागे से हम सबको बांध दिया है। तो यानी हमें कुदरत भी ये मैसेज देती है कि जब ये सारी चीजें एक साथ, जो कि हर रीजन जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, सब एक साथ रह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ जो डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो एक धागे में अगर पिरो कर रहे हैं, तो जिस तरह हमारी कंट्री एक जैसी और इतनी खूबसूरत बनती है, तो उसी तरह हम भी इतने ही ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बन जाएंगे। तो बच्चों देखिए, ये हमारी कंट्री का नेचुरल ब्लेस्ड जो है, हम पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग ने क्लास 8 में पढ़ा था कि हम लोग किस तरह ब्लेस्ड हैं, कि हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, यानी हम नेचुरली हर हिसाब से ब्लेस्ड हैं। तो इसके बस ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है सही तरीके से अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करें, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है अपना जो है कंट्रीब्यूट करें, न कि अपनी कंट्री को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो ये फिजिकल फीचर्स है, इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो फ्यूचर है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो देखिए बच्चों, जिस टाइम हमारा, अभी तो नहीं, लेकिन जिस टाइम हमारा देश जो है आजाद हुआ था, हमारी कंट्री फ्री हुई थी, तो उस टाइम उसके आई थिंक 10 to 20 ईयर्स के बाद ऐसा कहा जाता था कि इंडिया जो है वो क्या बनने वाला है, सुपर पावर बन जाएगा एक दिन। अभी तो थोड़ा पीछे चला गया हमारे इंडिया, लेकिन ऐसा कहा है, अगर अभी भी हम लोग उस बात को समझें और अपनी कंट्री का डेवलप करें इस 21st सेंचुरी में, तो हम लोग कर सकते हैं। तो होप्स हो कि बच्चों आप लोग यकीनन पढ़े लिखे इंसान बनेंगे, पढ़े लिखे सिटीजन बनेंगे, आप लोग गलत काम नहीं करेंगे, आप लोग जो है जो बहती हुई धारा है उसमें नहीं बह जाएंगे, बल्कि आप सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, लेक्चर को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगी इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड बाय बच्चों।